नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। डीडी पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे, जब हम अपने देश की बात करते हैं, अलग अलग उत्पाद हम देखते हैं, लेकिन इन पर प्रमाणीकरण की जब बात की जाती है, एक निशान इन पर नज़र आता है और वही निशान आईएसआई नाम से भी लोग उसको जानते हैं, या जब हम कहते हैं हमारे स्टैंडर्ड्स क्या हैं उसके नाम से भी लोग जानते हैं। लेकिन ये पूरा प्रोसेस क्या है और कैसे इसकी जो जिम्मेदारी है वो उसकी अगर बात की जाए बीआईएस उसे निभा रहा है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और आपको बता दें, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी भारत मानक ब्यूरो से उनके जो महानिदेशक हैं वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। संजय गर्ग जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डीडी पॉडकास्ट में। थैंक यू। सबसे पहले संजय जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब हम भारतीय मानक ब्यूरो की बात करते हैं और एक बड़ा लंबा सफ़र रहा है इसका और बदलाव भी हमने इसमें देखे हैं, लेकिन कौन से ऐसे आज के समय में जो हमारे उद्देश्य हैं उसमें किस तरह का बदलाव आया है और एक लक्ष्य हमारे पास अब नया है विकसित भारत का, तो क्या उसके उद्देश्य की तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, विकसित भारत बाई 2047 का जो लक्ष्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है, और जैसा कि आपको याद होगा कि अपने पहले ही भाषण में लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे जो उत्पाद हैं उनमें ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफ़ेक्ट जी। का उन्होंने नारा दिया था। तो ज़ीरो डिफेक्ट से उनका मतलब था कि वो क्वालिटी में एकदम नंबर 1 होने चाहिए, और ज़ीरो इफ़ेक्ट का मतलब था कि उसका इन्वायरमेंट पे या वातावरण पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो इस दिशा में काम करते हुए आज की तारीख में जब भारत एक लगातार एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है और एक विकसित देश के रूप में आगे बढ़ रहा है, तब भारतीय मानक ब्यूरो का दायित्व जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि किसी भी विकसित देश का जो उद्योग है, जी। जो उसके उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनके चाहे उस लघु उद्योग हैं, जी। मध्यम उद्योग हैं, उनमें जब तक गुणवत्ता नहीं आएगी तब तक कोई भी देश विकसित नहीं बन सकता। आप देखिए, आप विश्व के किसी भी देश में जाके आप यात्रा जब करते हैं और वहाँ पहुँचते हैं, तो एक चीज़ जो बिल्कुल कॉमन आपको नज़र आती है वहाँ हर चीज़ में, कि वहाँ गुणवत्ता मिलती है आपको। जी। चाहे वो सेवाएं हों, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे अधोसंरचना हो, चाहे वहाँ के उत्पाद हों, चाहे वहाँ के कपड़े हों, चाहे वहाँ के उपकरण हों, जो भी हों। तो गुणवत्ता को साथ लिए बिना हम विकसित भारत नहीं बन सकते। और उसमें भारतीय मानक ब्यूरो का 2016 का जो भारतीय मानक ब्यूरो एक्ट पास हुआ था, उसमें भारतीय मानक ब्यूरो को एक नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी, मतलब एक राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था के रूप में औपचारिक मान्यता दे दी गई है। एक दशक का सफ़र ये हो चुका है 2016 से आज के समय तक की अगर बात करते हैं। इस दौरान किस तरह के जो बदलाव हैं वो आए, क्योंकि ज़ाहिर तौर पर जो क्वालिटी है वो तो हम सभी जान रहे हैं किस तरीके से बेहतर हुई है प्रमाणीकरण के ज़रिए भी। इसमें देखिए 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। एक पहला तो ये कि ज़्यादातर पहले जो हमारे मानक बनते थे वो वॉलंटरी होते थे, जिसको मैं कहूँगा स्वैच्छिक होते थे। अभी 2016 के बाद से एक बदलाव ये आया है कि सरकार ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर ये मानकीकरण की जो ज़रूरत है, इसको आवश्यक कर दिया है। आज की तारीख में लगभग 700 से अधिक उत्पाद ऐसे हैं जिन पे विभिन्न क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के माध्यम से, जैसे उदाहरण के तौर पे जूता है, जी। ये आपका टॉयज़ पे बच्चों के जो खिलौने होते हैं उस पे 3-4 साल पहले इसको मैंडेटरी किया गया। स्टील के बहुत सारे उत्पाद हैं, सीमेंट है। जी। तो बहुत सारी जो आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ें हैं जहाँ क्वालिटी मस्ट है, वहाँ पे सरकार ने इसको आवश्यक किया है। और आवश्यक होने से हुआ ये है कि एक जनरल जो हमारी इंडस्ट्री है, जी। उसमें क्वालिटी की एक जागरूकता आई है। अक्सर हम ये भी देखते हैं, जो भोक्ता हैं जल्दबाजी में कोई भी उत्पाद खरीद लेते हैं, उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। तो क्या उनको जागरूक करने के लिए भी, या जो उपभोक्ता हैं, ग्राहक हैं, वो पहचान कर सकें कि ये क्वालिटी वाइज जो है ये बिल्कुल सही उत्पाद है, बिल्कुल असली है, क्या ये सब भी उत्पादक जो भोक्ता है वो देख सकता है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हम उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाते रहते हैं। बीआईएस जो है वो बिल्कुल पूरे साल इस तरह के कार्यक्रम चलाता रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमने पूरे
देश भर में 10,000 के करीब जो है वो गांव के और छोटे शहरों के, बड़े शहरों के स्कूलों में स्टूडेंट स्टैंडर्ड क्लब बनाए हैं जी। तो वहाँ जो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास के छात्र हैं उनको, ताकि अभी से उनको स्टैंडर्ड्स के बारे में जानकारी हो जाए, तो उनको हम अवेयरनेस करते हैं ताकि वो अपने माता पिता को भी बता सकें घर जाके। एक अनूठी पहल यानी एक हाँ, दूसरा हमने 2 लाख से अधिक पंचायतों में जाके ये अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया। सारे पंचायतों में हमारे प्रतिनिधि गए, तो पंचायतों में जैसे बहुत सारे काम होते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम होते हैं, स्कूलों में बहुत सारी सामग्री खरीदी जाती है, स्टेशनरी खरीदी जाती है, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं, तो उनमें क्या क्या मानक हैं, और ताकि ग्राम पंचायतों को जागरूक किया गया। अभी रिसेंटली हमने इसी साल एक कार्यक्रम महिला स्वसहायता समूहों के जागरूकता के लिए शाइन प्रोग्राम करके आरंभ किया है जी। जिसमें हम गांव-गांव जाके महिला स्वसहायता समूहों को महिलाओं और बच्चों और उनके परिवार में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उनमें किस तरह से मानकों को मानकीकरण हुआ है और उसमें किस तरह से मानक वाली वस्तुओं को वो लोग खरीदें, इसके बारे में जागरूकता की जाती है। ये तो एक बात हुई जागरूकता वाली। दूसरी बात हुई इसके एनफोर्स करने की। तो जिन प्रोडक्ट्स में ये ISI मार्क जो है वो आवश्यक किया गया है सरकार के द्वारा, उसमें हमारे लोग भी समय समय पर मार्केट में जाकर इसकी जांच पड़ताल करते रहते हैं। आपने देखा होगा, न्यूज़ में आता रहता है कि हम कई बारी छापे मारकर सीज करते हैं माल। अगर कोई गलत जो मैंडेटरी प्रोडक्ट है, अगर उसमें भी कोई बिना ISI मार्क का सामान बेच रहा है या फेक ISI मार्क लगा के सामान बेच रहा है, तो हम उसमें एनफोर्समेंट की कार्रवाई भी करते हैं। तीसरा चीज़ ये कि हमने इसमें डिजिटाइजेशन के माध्यम से भी एक पहल की है। हमारा एक BIS केयर ऐप है जिसमें सारे प्रोडक्ट्स के मानकों के सारा जानकारी उपलब्ध होती है। अब आप इसमें जैसे मार्केट आप गए किसी उत्पाद को खरीदने, और आपने मान लीजिए प्रेशर कुकर खरीदना है, उसमें आपको कुछ ISI और CML नंबर एक लिखा रहता है हर प्रोडक्ट पे पीछे की तरफ हम हाँ, तो अगर आप BIS केयर ऐप में उस नंबर को डालेंगे तो उसकी सारी जानकारी आपको ऐप पे आ जाएगी कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, इसका सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है, ये ISI सही है या गलत है। तो उससे एक आम कंज्यूमर भी जो है इसको पहचान जागरूक हो रहा है और उसको देख सकता है ऐप के माध्यम से कि जो प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूँ वो सही में प्रमाणित है या नहीं। लेकिन जो ये डिजिटलाइजेशन का जो आपने जिक्र किया, तो उपभोक्ताओं के नज़रिए से तो काफ़ी बेहतर है ही, कभी भी वो देख सकते हैं। लेकिन जो उत्पादक हैं उनके नज़रिए से अगर देखा जाए, क्योंकि पहले शायद जब हम दस्तावेज़ों की बात करते हैं, कागजी कार्रवाई की बात करते हैं, तब शायद थोड़ी पेचीदगी उनको लगती होगी। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि अब काफ़ी सरल हो गया है प्रमाणीकरण? हाँ, प्रमाणीकरण में हमने बहुत सुधार किए हैं पिछले कुछ सालों में। एक तो पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बना दिया गया है। सो सारा प्रोसेस जो है वो कोई उसमें इंडिविजुअल 1-to-1 इंटरफेस नहीं है। पूरी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन है। सारे दस्तावेज स्कैन करके ऑनलाइन एप्लीकेशन के, और प्रोसेसिंग भी ऑनलाइन होती है, खाली सबमिशन नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने जो डोमेस्टिक हमारी इंडस्ट्री है उसके लिए हमने एक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर निकाला है जिसके अंदर हम 30 दिन के अंदर विदिन 30 डेज हम उनको सर्टिफिकेट दे देते हैं, सर्टिफिकेशन कर देते हैं। अपना प्रोडक्ट वो अपने लैब में टेस्ट कराते हैं। हमारी जो एक्रेडिटेड लैब्स हैं उनमें टेस्ट करा के वो जैसे ही अपना एप्लीकेशन सबमिट करते हैं विदिन 30 डेज उनको हम, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 1-1.5 साल में लगभग 95% से अधिक जो है वो इस प्रोसीजर के तहत हमने प्रमाणीकरण विदिन 30 डेज कर दिया है। ये सबसे कम समय हम मान सकते हैं 30 दिन का, या जैसे MSMEs की बात की जाए या महिला स्वयं सहायता समूह का आपने जिक्र किया, तो उनके लिए हम मान सकते हैं कि थोड़ी जो अवधि है वो कम भी हो जाती है? 30 दिन मिनिमम लग जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेक्निकल डेटा होता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, और फिर हमारा BIS का एक आदमी जाके वहाँ फैक्ट्री विजिट भी करता है। क्योंकि देखिए हम कंज्यूमर का जो भरोसा है या जो ट्रस्ट है वो हमारे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर हमने किसी चीज़ का प्रमाणीकरण कर दिया और बाद में वो चीज़ अगर सही नहीं निकली तो वो पूरा भरोसा जो है वो एक आम नागरिक का और कंज्यूमर का उस ISI मार्क से हट जाएगा। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इसके चलते हम कितना योगदान मान सकते हैं
यहाँ पर BIS का? क्योंकि हमारे कई ऐसे उत्पाद हैं जो कि लगातार अब वैश्विक बाज़ार तक पहुँच बना रहे हैं, और क्या वहाँ पर एक बड़ा योगदान आप देखते हैं BIS का? BIS के जो मानक हैं, हुँ, हमने जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, हमारे जो मानक हैं वो 95% तक हमारे मानक जो है वो वैश्विक मानकों के साथ तालमेल रखते हैं। जी। कुछ मानक ऐसे होते हैं जहां हमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों से भी थोड़ा सा हुँ, परिवर्तन करना पड़ता है, क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थिति अलग है, हमारे यहाँ बिल्कुल। क्लाइमेट अलग है, जी, जी। हमारी कंडीशंस अलग हैं। हुँ, तो उस वजह से कुछ में चेंज करना पड़ता है, बट थोड़ा बहुत माइनर चेंज करके हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को हुँ, एडॉप्ट करते हैं। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को एडॉप्ट करते हैं, और नॉट ओनली एडॉप्ट करते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मानक बनते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ISO हैं, जी, IEC है, जी। वहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय मानक बनते हैं वहाँ पे भी हम एक बहुत बड़ी भूमिका हुँ, निभाते हैं। हमारे एक्सपर्ट जो है वो उन ऑर्गेनाइजेशंस की टेक्निकल कमिटीज़ में जाते हैं। हुँ, तो हम एक, आप ये कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पे, जी। इंटरनेशनल लेवल पे, ना कि हम वैश्विक मानकों को अपनाते हैं, हुँ, बल्कि वैश्विक मानकों के विकास में भी हम एक बहुत बड़ी भूमिका अदा यहाँ करते निभाते हुए हैं। नज़र आ रहे हैं। और उससे हमारी इंडस्ट्री की भी पहचान बढ़ती है, क्योंकि ये जो एक्सपर्ट्स जाते हैं, हुँ। इसमें से बहुत सारे एक्सपर्ट हमारी इंडस्ट्री के होते यानी हैं, विश्वसनीयता जो है ना सिर्फ BIS की बल्कि भारत की भारत की होती ग्लोबली बढ़ती नज़र आती है। लोकल से ग्लोबल अगर हम है। कहें तो शायद बिल्कुल, गलत नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन आज के समय में नई नई तकनीक की हम बात करते हैं, AI की बात की जाए, या खासतौर से ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में हम देखते हैं, तमाम ये जो नई तकनीक आ रही है, यहाँ किस तरह का आपको लगता है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो BIS की हो जाती है? जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज़ आजकल आ रही हैं, चाहे वो AI हो, रोबोटिक्स है, EV में खासतौर से लोगों पर ब्रेन प्रशंसा रहती कंप्यूटर है। इंटरफेस है, जी, आपका ग्रीन हाइड्रोजन है, जी। ई मोबिलिटी है, हुँ, रोबोटिक्स है, ये जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनमें भारत और BIS अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और अपने देश के अंदर भी मानक बनाने में एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। जी। इसमें पहला जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड आया था, गाइडलाइंस फॉर AI, हुँ, वो मैं आपको बताऊं, हमने ही प्रपोज़ किया था इंटरनेशनल लेवल पे। जी, और हमारे प्रपोज़ करके, और हमने उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। फिर वो स्टैंडर्ड, ग्लोबल स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर AI, जो एथिक्स और जो उसकी सेफ्टी और जो जी, जी। उसके लिए जो बना है। हुँ, इसी तरह हम बहुत सारे IoT से रिलेटेड स्टैंडर्ड हैं, हुँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको जी। बोलते हैं, जिनमें बहुत सारे उपकरण आप इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। हुँ, ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक नया, क्वांटम टेक्नोलॉजी जी। एक नया फील्ड है, जिसमें हमने जो है वो अपनी टेक्निकल कमिटीज़ बनाई हैं, हुँ, जो इंटरनेशनल लेवल पे इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। हुँ, और भारत, जैसे कि आप जानते हैं कि AI के क्षेत्र में दुनिया में एक अग्रणी स्थान रखता है, और इसमें भारत की काफ़ी सुनी भी जाती है जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम इनके स्टैंडर्ड्स बनाने में जी। अपने एक्सपर्ट्स को भेजते यानी हैं क्योंकि अपना। दुनिया विश्वास करती है भारत पर, और जिस तरीके से जो विश्वास है कहीं ना कहीं BIS की वजह से और बढ़ता हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर देखा जाए आज के समय में ऑनलाइन की जब हम बात करते हैं या E-कॉमर्स की बात की जाए, तो वहाँ भी कभी कभी जो उपभोक्ता हैं, ग्राहक हैं, उनको संशय रहता है कि जो हम उत्पाद ले रहे हैं वो सही है या नहीं। तो क्या BIS के लिए भी एक चैलेंज ये रहता है कि E-कॉमर्स जब आता है, तमाम उत्पाद हैं वहाँ पर, तो वहाँ उनका प्रमाणीकरण करना, वहाँ जो ग्राहक हैं उनको संतुष्ट करना? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और ये बहुत बड़ा एक चैलेंज तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि ई कॉम जो प्रोडक्ट्स के जो मानक मैंडेटरी हैं या आवश्यक हैं, जी, वो चाहे आप E-कॉमर्स पे बेचिए, चाहे नॉर्मल ब्रिक एंड मोटार शॉप पे बेचिए, वो सेम है। जी, अब उनको एनफोर्स करना जो है वो एक चैलेंज ज़रूर है, हुँ, और इसके तहत हमने कई बार जो है वो एनफोर्स किया है। और हमने जो अपने लाइसेंस वैलिडेशन के जो कंप्यूटराइज्ड API होते हैं, जी, वो जैसे जैम पे है, हुँ, फर्स्ट क्राई करके एक ऑनलाइन साइट है, हुँ, स्नैपडील है, ऐसी कुछ साइट कुछ लोगों के साथ हमने उनको शेयर किया है, ताकि वो अपना जो उनका डेटा है, जो प्रोडक्ट्स वो बेच रहे हैं E-कॉमर्स साइट्स पे, हुँ, उसको वो हमारे डेटा के साथ मिलान कर सकें कि इन प्रोडक्ट्स में BIS अनिवार्य है, जी, सर्टिफिकेशन अनिवार्य है।
तो इस दिशा में हम लोग अभी काम कर रहे हैं और कुछ ई कॉमर्स साइट्स हमारे साथ काम कर रही हैं, कुछ अभी और धीरे धीरे आ रही हैं। बट ये ज़रूर है कि इसमें अभी भी कहीं थोड़ा बहुत गुंजाइश है और काम करने की और जी। इसको और आगे ले जाने की। बिल्कुल, क्योंकि बदलाव तो लगातार हम देखते हैं, वो नज़र आता है। लेकिन यहाँ खास तौर से अगर हम देखते हैं आज के समय में भारत में प्रधानमंत्री का जो एक विज़न नज़र आता है, वो स्टार्टअप कल्चर को बढ़ाने की बात कही जाए, इनोवेशन को हम बढ़ावा दें, या इसके साथ साथ हम देखते हैं कि किस तरीके से एमएसएमईज़ को हम बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कि जो हमारे छोटे और जो मध्यम उद्यम में है उनको और ज़्यादा लाभ मिल सके। और ध्येय ये रहता है कि इसके ज़रिए हम रोज़गार का ज़्यादा अवसर जो है मिल पाते हैं। तो वहाँ भी हम मान सकते हैं कि जो हमारे भारतीय मानक ब्यूरो है, जो बीआईएस है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि एमएसएमई, स्टार्टअप, नए उद्योग जो भी आ रहे हैं उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से, स्टैंडर्ड्स के माध्यम से कैसे हम उनको सहायता कर सकते हैं, इसमें हमारा पूरा ध्यान रहता है। जी। फाइनेंशियल तौर पे देखें तो हमने उनको अपनी जो हमारी फ़ीस है उसमें एमएसएमईज़ को रियायत दी हुई है। जैसे स्मॉल जो माइक्रो सेक्टर की इंडस्ट्री है उनको 80% तक की हम छूट देते हैं, जी। और जो स्मॉल हैं उनको 50%, और जो मीडियम है उनको 30%। तो एक तो फाइनेंशियल हेल्प हो गई है, दूसरा हम उनका ट्रेनिंग बहुत कराते हैं। जितने भी मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वाले हैं उनको हम समय समय पर उनके ना यहाँ बुला के नहीं, हमारे जो पूरे कंट्री भर में 35 ऑफिसेज हैं जी। वहाँ पे हम उनको बुला के कोई भी जब नया स्टैंडर्ड आता है, नया कोई प्रोडक्ट आता है इस तरह का मैंडेटरी में, तो उनकी हम ट्रेनिंग कराते हैं। कैप्सूल कोर्सेज होते हैं 1 दिन के, 2 दिन को, ताकि उनको बताया जा सके कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह से क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। जी। तीसरा काम हम क्या कर रहे हैं कि ज़्यादातर एमएसएमईज़ या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का ये इशू रहता है कि भाई हमारे पास इतना पूंजी नहीं है कि हम अपना टेस्टिंग इक्विपमेंट लगा सके, हम तो प्रोडक्शन करते हैं, जी। वही बहुत है। बिल्कुल। तो हमने उनको एक तो इस जो लाइसेंस की एक रिक्वायरमेंट होती है कि हर मैन्युफैक्चरर को अपने पास एक टेस्टिंग लेबोरेटरी होना चाहिए, तो इस रिक्वायरमेंट से हमने उनको एग्जेम्प्ट किया हुआ है कि आप अपनी लेबोरेटरी नहीं भी है तो आप किसी दूसरी तभी उनको ये सुविधा मिल कि हाँ किसी दूसरी प्राइवेट लेबोरेटरी में जाके जी। आप अपना टेस्ट करा लाइए। आप यू नीड नॉट, मतलब आपको अपना खुद का सेटअप लगाने की ज़रूरत नहीं है। जी। चौथा काम हमने ये किया है कि हमने एक स्कीम चलाई हुई है जिसमें हम लेबोरेटरीज़ में जो टेस्टिंग इक्विपमेंट होते हैं उनको हम फाइनेंशियली फंड भी करते हैं। उसमें हम ज़्यादातर तो वैसे गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट लेबोरेटरीज़ जो नॉट फॉर प्रॉफिट हैं उनको फंड करते हैं जी। लेकिन रिसेंटली हमने एमएसएमईज़ के जो क्लस्टर्स हैं, पूरे देश में एमएसएमईज़ के हज़ारों क्लस्टर हैं। जैसे तिरुपर में कॉटन का है, पुणे में ऑटो कंपोनेंट्स का है, जी। सूरत में डायमंड का है, इस तरह से बहुत सारे सेक्टर वाइज क्लस्टर्स हैं। तो उन क्लस्टर की जो लेबोरेटरीज़ हैं, क्लस्टर के जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स हैं, जी। उनकी भी लेबोरेटरीज़ को हम फाइनेंशियली फंड कर रहे हैं। तो अभी ऑलरेडी हमारे पास प्रपोज़ल आना शुरू हो गए हैं राजकोट से और पूना से और कहाँ कहाँ से। तो हम हर तरीके से हम ये कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि भाई ये जो यात्रा है क्वालिटी को आगे ले जाने की, ये गुणवत्ता की एक जो जर्नी है, इसमें जो एमएसएमईज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कहीं भी किसी भी तरीके से पीछे ना छूटने पाए। बिल्कुल, कहीं भी पीछे ना रहें और लगातार आगे बढ़ती रहें, देश को भी आगे बढ़ाती रहें। और सर अगर देखा जाए, क्योंकि अलग अलग उत्पाद में जो उपभोक्ता हैं कभी कभी कोताही भी बरत देते हैं, वो देख नहीं पाते कि जो उत्पाद है उसकी क्या गुणवत्ता है। लेकिन सोने की अगर बात करें, गोल्ड की अगर बात की जाए, वो वहाँ शायद हर कोई है कि जो कि उसकी गुणवत्ता परखना चाहता है, और उसको हॉलमार्किंग ने काफ़ी हद तक आसान अब कर दिया है, बिल्कुल सरल कर दिया है। किस तरीके से जो हॉलमार्किंग के निर्णय की बात की जाए, या आने वाले समय में और कैसे हम मान सकते हैं कि और बेहतर बदलाव जो हैं वो हमें नज़र आएंगे? देखिए, गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग लगभग 4-4.5 साल से चल रही है मैंडेटरी तौर पे। उसके पहले वॉलंटरी हुआ करती थी। और आज की तारीख में हम लगभग 13-14 करोड़ ज्वेलरी आइटम्स हर साल हॉलमार्क करते हैं। अभी हॉलमार्किंग की प्रक्रिया पूरे देश में आवश्यक नहीं हुई है, लगभग 390 ज़िलों में अभी मैंडेटरी है।
अब इसमें हॉलमार्किंग सेंटर्स होते हैं जो हमारे नहीं हैं, प्राइवेट हैं, जिनको हम खाली रिकॉग्निशन या एक्रेडिटेशन करते हैं, तो उसके ज़रिए ये हॉलमार्किंग का काम होता है। अब इसमें हमने 2-3 बदलाव रिसेंटली किए हैं, जिसके क्या होता था कि इसमें पहले एक शिकायत आती थी कि कुछ ज्वेलर जो है या कुछ हॉलमार्किंग सेंटर्स फर्जी हॉलमार्किंग नंबर लगा देते हैं, या एक ही नंबर का है वो 10 आइटम पे लगा दिया। यानी अगर ग्राहक चेक भी कर रहे हैं तो उनको हाँ, थोड़ा सा तो मुश्किल। वो एक दिक्कत आती थी। अच्छा, ये मैंने जो बताया आपका BIS केयर हमारा जो ऐप है, उसमें भी डाल के कोई भी उपभोक्ता जी ये देख सकता है कि ये जो है वो हॉलमार्क कहाँ से हुआ है, कब हुआ है, जी, क्या है, वो सब डिटेल उसमें आ जाता है। यानी अगर गोल्ड का आइटम हमने कोई लिया है और इसमें हमारे पास आपके पीछे, पास हॉलमार्किंग ज्वेलरी आप तो खरीद ऐप के रहे जरिए हैं, उसको हम चेक तो कर ऐप सकते के हैं। ज़रिए एक HUID नंबर होता है उसमें, 6 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक, जी। वो नंबर आप डालेंगे ऐप में तो उसका डिटेल आ जाता था। अब उसमें हमने 2 बदलाव किए हैं कि पहले तो उसमें बाकी डिटेल आता था कि वो कब हॉलमार्क हुआ, किसने किया, क्या किया, एंड जी। ऑल दैट। अभी उसमें हमने रिसेंटली ये चालू किया है कि उसका वेट और उसका डिज़ाइन, मतलब उसका पिक्चर भी उसमें रजिस्टर हो जाएगा। जी तो ताकि फिर ये नहीं हो पाएगा कि जैसे आपने मान लीजिए सोने की चूड़ी का हॉलमार्क नंबर किसी नेकलेस पे लगा दिया, क्योंकि वो फिर मैच नहीं करेगा। सही नंबर सही उत्पाद पे सही नजर नंबर आएगा। सही उत्पाद पे। तो ये अभी हम लोगों ने रिसेंटली शुरू किया है, पिछले 2-3 महीने से, जी और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस जो है वो आ रहा है। और एक और चीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो अभी पायलट बेसिस पे, वॉलंटरी बेसिस पे शुरू किया है। थोड़ा सा रेजिस्टेंस है ज्वेलर्स का, बट हाँ, हमें लगता है कि धीरे धीरे हम उसको उनको मना लेंगे। जी कि हम HUID ट्रैकिंग करने जा रहे हैं कि जैसे मतलब जैसे आपका आधार नंबर होता है ना, ऐसे ही एक HUID का कोई ज्वेलरी है, वो मान लीजिए एक ज्वेलर से दूसरे ज्वेलर के पास गया, दूसरे से तीसरे के पास गया, तीसरे से चौथे के पास गया, जी। और चौथे पे जाके फिर ग्राहक ने खरीदा, तो उसकी पूरी ट्रैकिंग जो है वो कंप्यूटर पे होगी। जी, तो उससे यानी क्या, उसकी सारी जानकारी भी हाँ, अब सामने उसकी रहेगी। ऐप में आ जाएगी वो। तो उससे जो थोड़ा बहुत डुप्लीकेशन और थोड़ा बहुत जो ऐसी गतिविधियां ये लोग करते हैं ज्वेलर लोग, वो उससे और बचा जा सकता है। जी तो हम इस प्रक्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ बनाना चाहते हैं, क्योंकि गोल्ड वैसे भी आप जानते हैं बहुत बहुमूल्य चीज़ है लोगों के लिए। जी लोग इतना अपना जीवन भर की कमाई उसमें इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल। तो उसमें किसी प्रकार का धोखा और किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जी तो ये हमारे प्रयास हैं, उसमें चल रहे हैं, और सारा सिस्टम तो कंप्यूटराइज्ड है। और अभी तो सिल्वर हॉलमार्किंग का भी धीरे धीरे चालू हो रहा है। उसमें कितना समय उसमें हम भी मान सकते काफ़ी हैं? मांग है लोगों की कि सिल्वर में भी इसको किया जाए, हाँ, जो क्योंकि ग्राहक लोगों हैं वो को चाहते हैं कि इस तरह से क्योंकि बदलाव हो। लोगों को अब भरोसा होने लगा है गोल्ड वाले को देख के। जी, अब चूँकि सिल्वर के भी दाम काफ़ी बढ़ रहे हैं मार्केट में, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड नाउ। हाँ, तो लोग अब कह रहे हैं कि सिल्वर में भी चालू करिए। तो सिल्वर में भी हमने चालू तो कर दिया है, लेकिन अभी मैंडेटरी नहीं हुआ है, अभी वॉलेंट्री बेसिस पे चल रहा है। जी और हम लोग थोड़ा सा सिस्टम को और स्ट्रेंथन या मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक बार सिस्टम थोड़ा और मजबूत हो जाए तो फिर हम सिल्वर का भी जी बहुत जल्दी ही चालू करेंगे। बिल्कुल सर। और आखिरी सवाल और आपसे जानना चाहूँगा, पिछले एक दशक में हमने देखा काफ़ी बड़े बदलाव जो हैं वो हमने देखे हैं मानकों में। अगला जो दशक होगा उसमें किस तरह के बदलाव हम मानकर चल सकते हैं? अगले दशक में मैं सोचता हूँ कि मानक बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जी ऑनलाइन और डिजिटल प्रोसेसेस के माध्यम से, जो अभी लगभग हमें मानक बनाने में 6 महीने से 1 साल का समय लगता है किसी भी नए प्रोडक्ट के लिए मानक बनाने में, क्योंकि सारी प्रक्रिया जो है वो इंक्लूसिव और कंसल्टेशन पे बेस्ड होने के कारण जी उसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो उसको हम डिजिटाइज कर रहे हैं। अभी हम ऑनलाइन डिजिटल स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जिसके माध्यम से ये सारी जो एक्सपर्ट्स की मीटिंग्स भी हैं, जो जितने कंसल्टेशंस हैं, जितना डेटा कलेक्शन है, ये सारा ऑनलाइन होगा, और सारा जो है वो एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगा। तो ऑनलाइन
ऑनलाइन स्टैंडर्ड्स जो बनेंगे जी। तो वो काफ़ी जल्दी बन सकते हैं। दूसरा जो चेंज आएगा वो मुझे लगता है कि सर्टिफिकेशन में आएगा, क्योंकि प्रमाणीकरण की जो प्रक्रिया है और प्रमाणीकरण का जो प्रोसेस है, जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्री और मैच्योर होती जाएगी, जैसे जैसे हमारे उद्योग क्वालिटी और गुणवत्ता की तरफ आगे बढ़ेंगे, जी। तो हम भी धीरे धीरे सेल्फ सर्टिफिकेशन की तरफ मूव कर सकते हैं, जैसा कि अन्य विकसित देशों में होता है। जी। कि भाई जैसे आप इंडस्ट्री चलाते हैं, आपको BIS के पास सर्टिफिकेशन मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही आप सारे प्रोसेस फॉलो कीजिए जी। और आप एक अपने आप से ही एक डिक्लेरेशन कर दीजिए कि भाई हाँ, मैं ये स्टैंडर्ड फॉलो करता हूँ और मेरा उत्पाद जो है वो ये ISI स्टैंडर्ड के तहत बना हुआ है। बिल्कुल। अब ये एक एडवांस्ड लेवल की सोच है, जी। जो कुछ विकसित देशों में उस तरह के प्रोसेस हैं, अभी हमारे यहाँ नहीं है। बिल्कुल, लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि जो जिस तरीके से विकसित देशों में पूरी प्रक्रिया रहती है वो हमारे देश में भी नज़र आएगी, क्योंकि विकसित भारत विज़न जो है भारत का भी, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं BIS के योगदान के साथ। फिलहाल संजय जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी DD पॉडकास्ट में हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो भारत जिस रफ्तार से लगातार आगे बढ़ रहा है, विकास हम यहाँ पर देख रहे हैं, और उस विकास में अगर देखा जाए एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में BIS जो है वो नज़र आता है, क्योंकि अगर मानक नहीं होंगे तो हमारे उत्पाद हम ना सिर्फ दूर देश तक नहीं पहुँचेंगे, बल्कि उसके साथ साथ जो उत्पादन की हम बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, भारत जो कि एक मैन्युफैक्चर हब के रूप में अपने आप को विकसित कर रहा है, वहाँ भी सीधे तौर पर इसका लाभ मिलता हुआ नज़र आता है। तो आज के लिए DD पॉडकास्ट में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।